चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है भारत का निर्वाचन आयोग, मतलब अनुच्छेद 324। इसके पहले मैंने आपको अनुच्छेद 325, 26, 27, 28 और अनुच्छेद 329 तक मैंने आपको पूरी कहानी बता दिया है। और उन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से हमने जाना था कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस कारण से किया गया, ये आपने सब देखा। हमने उस लेक्चर में ये देखा कि किस व्यक्ति को भारत में अधिकार है कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतदान कर सकता है। हमने ये भी देखा कि निर्वाचन नामावली में किस किस व्यक्ति का नाम शामिल किया जा सकता है और किन किन आधारों पे उनके साथ मतभेद किया जा सकता है और किन आधारों पे मतभेद नहीं किया जा सकता है। हमने ये भी देखा कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी नियम को बनाने के लिए हमारे भारत के अंदर कौन सी संस्था है जिसको निर्वाचन संबंधी सभी नियम कानून बनाने का अधिकार है। राज्य से संबंधित निर्वाचनों के लिए नियम कानून बनाने के लिए किसके पास अधिकार है, ये सब हमने देखा। इसके पहले की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें जाना। अब आज जो मुख्य रूप से हमको पढ़ना है वो है भारत का निर्वाचन आयोग, मतलब अनुच्छेद 324, जो हमने उस दिन नहीं पढ़ा था वो हमें आज पढ़ना है। भारत का निर्वाचन आयोग, अगर हम इसे बोलें तो कुल मिला के हम जो पढ़ रहे हैं आज अनुच्छेद 324 के बारे में हमको यहाँ पे मुख्य रूप से पढ़ना है। अनुच्छेद 324 ये कहता है, देखिए भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ने के लिए वैसे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ना, बहुत आसान है और पॉलिटी जितना आसान सब्जेक्ट शायद कोई दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं है। और आयोग जो पीएससी प्रीलिम्स के 10 यूनिट नंबर 10 में जो दिए हैं आपको, आयोग 22-23 आयोग दिए हैं, अगर आप इनको तरीके से पढ़ लो तो आयोग से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलने हैं देखने को, और ये आपके फ्री के नंबर होंगे अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो। उसमें से एक निर्वाचन आयोग है, जैसा कि आपको पता है कि पिछले पेपर में भी निर्वाचन आयोग से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो भारत का निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन आया था और एक राज्य निर्वाचन आयोग का आया था। और भारत के निर्वाचन आयोग का जो क्वेश्चन उसने पूछा था बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था, मतलब क्वेश्चन पढ़ के मज़ा आ गया था। उसके लिए चाहिए था आपको कॉन्सेप्ट, उसके लिए पता होना था आपको कि एक्चुअल में निर्वाचन आयोग क्या है। ऊपर नहीं कि कब स्थापना हो गई, कब कौन क्या है, ये नहीं। निर्वाचन आयोग के अंदर की प्रोसेस क्या है ये सब आपको पता होना था, और जिस व्यक्ति को वो चीज़ पता थी उसने वहाँ पे वो सही आंसर करके आया हो। इसलिए अब हो सकता है कि एमपीपीएससी अब आने वाले समय में ही ऐसे सवाल निकाले, और उसके लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे निर्वाचन आयोग को पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा सवाल आया था पिछले साल जो आपके पेपर में था। ठीक, अनुच्छेद 324। सबसे पहले देखिए कि अनुच्छेद 324 क्या कहता है। अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में होने वाले जितने भी निर्वाचन हैं उन पे निदेशन के लिए, उन पे निरीक्षण के लिए, उन पे नियंत्रण के लिए, उनके अधीक्षण करने के लिए भारत में एक संस्था होगी जिसे हम निर्वाचन आयोग कहेंगे। अनुच्छेद 324 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है। अगर सवाल आपसे पूछ ले कि भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 324 ना दिया हो तो अनुच्छेद 324(1) इसका सही मायने में सही जवाब होगा। अनुच्छेद 324(1) देखिए, क्योंकि अगर अनुच्छेद 324 को हम बहुत अंदर से पढ़ें तो अनुच्छेद 324 के अंदर भी आप देखेंगे अनुच्छेद 324(1), अनुच्छेद 324(2), अनुच्छेद 324(3), 4, 5 तक और 6 तक, ये आपके पूरे अनुच्छेद 324 के अंदर हैं। और जो सवाल आया था वो आपका इनसे ही आया था, इन 6 की 6 से ही आया था। इसलिए इन 6 की 6 अनुच्छेदों को तो बिल्कुल रट डालो, घोंट डालो, पी जाओ। तो हमें समझना है, मैं रटने भी नहीं दूंगा आपको तो समझ में ही आ जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो कि क्या पढ़ना है। ठीक है, अनुच्छेद 324(1) देखिए सबसे पहले कि अनुच्छेद 324(1) क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 324(1) कहता है कि भारत में होने वाले सभी राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, और केंद्र की होने वाली संसद के चुनाव, मतलब लोकसभा के चुनाव होंगे, राज्यसभा के चुनाव होंगे। भारत में जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों की विधानमंडल, जिसके अंदर विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी, इन सभी के चुनाव और
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव से पहले जो निर्वाचन नामावली तैयार होगी, उन चुनाव को करवाने की जिम्मेदारी, उन चुनाव को करवाने की जवाबदारी जो होगी वो किसके हाथ होगी? एक आयोग के पास होगी, जिसे भारत में निर्वाचन आयोग कहा जाएगा। ध्यान रखना, किन किन निर्वाचनों की बात कर रहा हूं मैं? संसद के चुनाव, राज्य के विधान मंडलों के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव। अगर देखा जाए तो सांसद, विधायक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? निर्वाचन आयोग के पास होती है। अनुच्छेद 324(1) हमसे ये कहता है। क्या कहता है अनुच्छेद 324(1)? कि भारत में होने वाले संसद के सभी चुनाव, संसद के सभी चुनाव का मतलब लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव, एवं राज्य में होने वाले सभी विधानमंडलों के चुनाव, मतलब सभी राज्यों की विधानसभा या सभी राज्यों के जो भी विधान परिषद हैं वहाँ के चुनाव, इन सबको कराने की जिम्मेदारी होगी निर्वाचन आयोग के पास। इन सब चुनाव कराने के पहले एक निर्वाचन नामावली तैयार होती है, मतदाता सूची तैयार होती है। उस मतदाता सूची को तैयार करने का काम भी निर्वाचन आयोग का ही होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इन दोनों का चुनाव कराने का भी अधिकार किसके पास है? इसकी जवाबदारी किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है। तो अगर प्रश्न में आ जाए, कई बार हो सकता है कि आपसे प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि पंचायतों का चुनाव निम्न में से कौन सी संस्था कराती है, या नगर पालिका का चुनाव निम्न में से कौन सी संस्था कराती है, और ऑप्शन में जरूर दिया होगा कि भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, या ये या वो, ऐसे करके देगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पंचायतों का चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, ये सब स्थानीय चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग की, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग की, जो कि अनुच्छेद 243 में हम पढ़ते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324(1) के अंतर्गत मात्र और मात्र लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसके अलावा किसी भी चुनाव में निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो चुनाव कराएगा। अब इसके अलावा चुनाव बचा ही कौन सा? ग्राम पंचायतों के चुनाव बचे, नगर पालिका का चुनाव बचा, बस। और कौन से चुनाव बचे? तो इन चुनाव को तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन सी संस्था कराती है, तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जबकि भारत में होने वाले जितने भी चुनाव होंगे, जिसमें अगर हम ग्राम पंचायत, नगर पालिका और स्थानीय चुनाव को छोड़ दें, उन सभी चुनाव को कराने की जिम्मेदारी होती है किसकी? निर्वाचन आयोग की। अब वो चुनाव भले ही आम चुनाव के लिए हो, मतलब 5 साल में होने वाले चुनाव के लिए हो, या बीच में अगर सरकार ने इस्तीफा दे दिया, सरकार गिर गई, तो एक बार फिर से अगर आपके मिड टर्म चुनाव होते हैं, मध्य अवधि चुनाव होते हैं, तब भी निर्वाचन आयोग ही कराएगा। अगर बीच में बाई इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव होते हैं, अगर कोई विधायक की डेथ हो गई या उसने इस्तीफा दे दिया, कोई प्रॉपर सीट अगर आपकी खाली हो गई, उस स्थिति में भी केवल और केवल निर्वाचन आयोग ही आपका क्या कराएगा? चुनाव करवाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास केवल स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की अधिकारिता है, जबकि भारत के निर्वाचन आयोग के पास संसद, राज्य की विधानमंडल और इन सभी के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव कराने की अधिकारिता है। अनुच्छेद 324(1) कहता है। यहाँ से एक सवाल आपका बन सकता है। अनुच्छेद 324(1) हुआ। अनुच्छेद 324(2) क्या कहता है, इसको समझिए। सबसे पहले अनुच्छेद 324(2) ये कहता है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा उसमें होगा क्या। दरअसल कहानी ये है कि भारत में जो निर्वाचन आयोग हमने गठित किया है, उसमें कौन व्यक्ति कैसा होगा, कितने सदस्य होंगे, क्या क्या उसके अंदर होगा, ये सारी बातें क्या होगा? निर्वाचन आयोग के पास होगी। अनुच्छेद 324(2) ये कहता है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। कौन होगा? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके अलावा अगर भारत के निर्वाचन आयोग को कोई और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की आवश्यकता पड़ती है, अभी हम देखेंगे, इसका इतिहास समझेंगे, तो समय समय पे राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकता है।
सबसे पहले समझिए आप निर्वाचन आयोग का इतिहास। आप सब लोग जानते हैं निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग एक क्या है, स्थायी संवैधानिक संस्था है। क्या है? स्थायी संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है, इसलिए ये संवैधानिक संस्था है। ठीक, अब आप सभी को पता होगा कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक में क्या फर्क होता है, तो ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले होता है संवैधानिक, एक होता है आपका वैधानिक और एक होता है गैर संवैधानिक। तीनों में पहले फर्क समझिए। ठीक है, संवैधानिक संस्था का मतलब होता है, जरूरी नहीं कि कोई संस्था ही संवैधानिक होगी, एक पद भी संवैधानिक हो सकता है, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, प्रधानमंत्री का पद हो गया, इवन आपके जो कलेक्टर का पद है वो भी एक संवैधानिक पद है। तो सबसे पहले समझिए कि संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है। संवैधानिक संस्था का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसी वे सभी संस्थाएं या ऐसे वे सभी पद या ऐसे वे सभी व्यक्ति जिनके बारे में संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद के अंदर वर्णन किया गया है, जिनके बारे में संविधान के अंदर हमें कहीं ना कहीं लिखित रूप में हमें मिलता है, वे सभी संस्थाएं, वे सभी पद, वे सभी कॉरपोरेशन, वे सब क्या कहलाएंगी? आपकी संवैधानिक संस्थाएं कहलाएंगी। जैसे भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग को अगर संविधान के अंदर आप देखोगे तो अनुच्छेद 324 के अंदर आपको भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अंदर 243 अनुच्छेद के अंदर रखा गया है। तो ये जितनी भी संस्थाएं या जितने भी संगठन, जितने भी व्यक्ति या पद, ये जिनके बारे में संविधान में वर्णन दिया गया है, संविधान में उनके बारे में हमें बताया जाता है, वे सभी संस्थाएं, वे सभी पद, वे सब क्या कहलाएंगी? आपकी संवैधानिक संस्थाएं कहलाएंगी, संवैधानिक पद कहलाएंगे। इसके अलावा वैधानिक संस्था को हम देखें कि सर संवैधानिक तो समझ में आया, तो वैधानिक क्या है? वैधानिक को आप कहीं कहीं देखेंगे तो सांविधिक भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सांविधिक। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे, सांविधिक अगर लिख के आ जाएगा तो आप सोचोगे कि संवैधानिक ही है, फर्क है। संवैधानिक आपने देखा कि संविधान के अंदर जिसका वर्णन होता है उसको हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। ठीक, आप समझिए वैधानिक संस्था, ऐसी वे सभी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में तो नहीं है, जिनके बारे में संविधान में तो नहीं दिया गया है, परंतु उसे किसी ना किसी कानून के माध्यम से, किसी अधिनियम के माध्यम से, किसी विधि के माध्यम से उसका गठन किया गया हो, वे सभी संस्थाएं कहलाती हैं वैधानिक संस्थाएं। जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, जैसे केंद्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसे बहुत सारे हैं आप देखेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सब आपके क्या हैं? ये क्या है? आपके वैधानिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं। क्या हुआ वैधानिक संस्था का मतलब? कि ऐसी वे सभी संस्थाएं जिनको किसी न किसी अधिनियम के माध्यम से, किसी कानून के माध्यम से, किसी विधि के माध्यम से संसद ने पास करके उसको कानून बनाया और कानून के तहत उस संस्था का गठन किया गया, वो सब संस्थाएं कहलाती हैं वैधानिक संस्थाएं। परंतु ऐसी संस्थाओं का वर्णन संविधान के अंदर नहीं होता है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इनका वर्णन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वे सारी संस्थाएं कहलाएंगी आपकी वैधानिक संस्थाएं या सांविधिक संस्थाएं। अब आप पूछोगे सर गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? तो फिर गैर संवैधानिक का मतलब नाम से समझ में आता है कि संविधान में तो उसका वर्णन होगा ही नहीं, क्योंकि गैर संविधान लिखा है मतलब संविधान में वर्णन नहीं होगा। तो ऐसी वे सभी संस्थाएं जिनका ना तो संविधान में वर्णन है और ना ही किसी कानून के माध्यम से उनको बनाया गया है, वे सभी संस्थाएं कहलाती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। जैसे नीति आयोग, ऐसी संस्थाओं को केवल घोषणा मात्र से बना दिया जाता है। जैसे नीति आयोग के लिए आप देखेंगे 14 अगस्त 2014 को 2015 में आप देखेंगे तो 2014 को घोषणा कर दिए प्रधानमंत्री जी ने और बोल दिया कि अब हम नीति आयोग बनाएंगे, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन भी गया। उसके लिए ना तो उन्होंने कोई कानून बनाया, ना तो संविधान में कोई संशोधन किया, ना तो संविधान के किसी अनुच्छेद में आपको नीति आयोग के बारे में मिलेगा।
तो वे सभी संस्थाएं जिसको ना तो किसी कानून के माध्यम से, ना किसी अधिनियम के माध्यम से और ना ही संविधान के किसी प्रावधान के अनुसार गठन किया जाता है, वे सारी संस्थाएं कहलाती हैं आपकी गैर संवैधानिक संस्थाएं। और आपके सिलेबस में केवल एक ही गैर संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है नीति आयोग। बाकी की जितनी भी संस्थाएं हैं, अधिकतर संस्थाएं जो हैं वो वैधानिक संस्थाएं हैं और कुछ संस्थाएं जो हैं वो हैं आपकी क्या हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसमें से एक है आपका क्या, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 324 में मिलता है संविधान के भाग 15 में। अब अगर हम देखें निर्वाचन आयोग के बारे में तो यह एक अखिल भारतीय संस्था भी है। अखिल भारतीय संस्था का मतलब ये हुआ कि ऐसी संस्था जो केंद्र के लिए भी काम करती हो और राज्यों के लिए भी काम करती हो, वो सभी संस्थाएं कहलाती हैं क्या, अखिल भारतीय संस्थाएं। अब आप देखिए, राज्य के विधानमंडल का अगर चुनाव करना होगा तो उसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास है। किसके पास, भारत के निर्वाचन आयोग के पास। जबकि मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा का चुनाव करना है तो इसकी जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग के पास होगी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास होगी, ना कि राज्य के निर्वाचन आयोग के पास। तो वो तो केंद्र में तो करवा ही रहे हैं, संसद में तो चुनाव करवा ही रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो है ही, उसका अधिकार तो है ही। परंतु राज्य में भी अगर वो चुनाव करवा रहा है तो वो एक प्रकार की अखिल भारतीय संस्था कहलाई, क्योंकि वो केंद्र के लिए उतना ही काम करती है जितना राज्य के लिए काम करती है, या जितना राज्य के लिए काम करती है उतना ही केंद्र के लिए काम करती है, दोनों तरफ बराबर। तो ऐसी संस्थाएं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करे, वे सभी संस्थाएं कहलाती हैं अखिल भारतीय संस्थाएं। और निर्वाचन आयोग जो है वो आपकी एक अखिल भारतीय संस्था है, संवैधानिक तो है, साथ ही साथ एक अखिल भारतीय संस्था भी है। अनुच्छेद 324(1) में हमने देखा कि निर्वाचन आयोग जो है वो भारत के अंदर संसद के सभी चुनाव, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के अंदर होने वाली विधानमंडल जिसमें विधानसभा और विधान परिषद, साथ ही साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी एक आयोग के पास होगी जिसका नाम होगा भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324(1) की बात थी। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 324(2) में। अनुच्छेद 324(2) ये कहता है कि भारत का निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और समय समय पे कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अब पहले इसका इतिहास समझते हैं हम कि कैसे कैसे क्या हुआ। आप जानते हैं 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तो इस समय निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य होता था, केवल एक ही सदस्य होता था, जिसे उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते थे। क्या कहते थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 1950 में 25 जनवरी 1950 में जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तब निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य होता था और उस सदस्य को कहा जाता था मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परंतु समय बढ़ते गया, वर्कलोड बढ़ते गया, जनसंख्या बढ़ने लगी तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई मतदाता भी बढ़ने लगे। एक अकेला व्यक्ति पूरे देश के अंदर निर्वाचन कराने के लिए कैसे अकेला कर सकता था? उसकी मदद के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो होना चाहिए था, ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा। तो 1950 से लेके 1989 तक, 1989 तक निर्वाचन आयोग जो था वो केवल एक सदस्यीय था। परंतु इसी साल 1989 में 9वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। में 9वें आम चुनाव होने वाले थे, लोकसभा के आम चुनाव होने वाले थे और आम चुनाव की डेट से लगभग एक सप्ताह पहले कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? निर्वाचन आयोग में 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी। 1989 में जब 9वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले थे तो निर्वाचन आयोग में 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी। किसने? कांग्रेस ने। तब निर्वाचन आयोग यहां से क्या बन गया? 9वीं लोकसभा के बाद 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग में 2 और सदस्य हो गए। एक तो पहले से था, 2 और इन्होंने जोड़ दिया।
टोटल हो गए कितने, 3 सदस्य, तब ये बन गया क्या, आपका बहुसदस्यीय। ध्यान रखना, हो सकता है सवाल में आपसे पूछ ले कि निम्न में से किस वर्ष निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था, या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पहली बार निर्वाचन आयोग में कब की गई। तो 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, जिसमें से एक थे आपके एस धनोवा साहब, अभी उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 15 अक्टूबर 1989 तक 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग क्या था, 1 सदस्यीय था। 16 अक्टूबर 1989 को 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, तब हमारे भारत का जो निर्वाचन आयोग हो गया वो कितने सदस्यीय बन गया, 3 सदस्यीय बन गया। जो अन्य 2 लोगों की नियुक्ति की गई, दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति की गई, उसमें से थे, एक का नाम था आपका एस धनोवा और एक का नाम था वीएस सहगल। एस धनोवा और वीएस सहगल, नाम लिखना चाहो तो लिख लो। ये जो 2 अन्य लोग थे, एस धनोवा और एक व्यक्ति थे वीएस सहगल, ये 2 अन्य व्यक्तियों की क्या हुई, नियुक्ति हुई 1989 में। कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने इस सरकार के इस निर्णय का क्या किए, आलोचना किए। आलोचना मतलब विरोध किए। लोग तो ऐसे भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, निर्वाचन कराने के लिए, 9वीं लोकसभा को चुनाव जीतने के लिए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर प्रहार कर रही है, उसकी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रही है। तभी तो उसने 2 अन्य लोगों को वहाँ पे बिठाल के रखा है, ताकि वो सरकार की बात सुनेंगे और सरकार की बात मान के निर्वाचन कराएंगे। ऐसी तक बातें हुई। परंतु 1989 में जब 9वीं लोकसभा चुनाव का जब क्या हुआ, निर्णय आया, तो एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला और यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया। अभी तक यहाँ पे जो कांग्रेस सत्ता में थी, अब यहाँ पे जो सरकार बन गई वो बन गई राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। और आप सब जानते हैं कि जब देश में किसी मुद्दे को लेकर विरोध होता है सरकार के पक्ष में, कि सरकार द्वारा किसी किए गए कार्य का अगर विरोध होता है, तो जो विरोधी पार्टियां होती हैं वो उसी कार्य को मुद्दा बना के अपना चुनाव लड़ती हैं, ये आप सब जानते हैं। जैसे ही इस चीज़ का विरोध हो रहा था पूरे देश में, तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने, स्वाभाविक सी बात है, इस बात को लेकर तो विरोध किया ही, बात भी उठाया और उसने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले तो हम जो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता छीनी गई है उसको खत्म करेंगे और निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में ही रखा जाएगा। और अंततः वही हुआ। 1989 में क्या हुआ, एक बार फिर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जीत के आई और आगे जैसे ही सरकार बन के आई तो इसने सबसे पहला काम क्या किया, निर्वाचन आयोग में जो 3 सदस्य थे, जिनमें से 2 को हमने नियुक्त किए थे, इन दोनों को फिर से अलग किया और एक बार फिर से निर्वाचन आयोग को 1990 में 1 सदस्यीय बना दिया गया। 1 जनवरी 1990 तक निर्वाचन आयोग जो हुआ ये 1 सदस्यीय बन गया। इसमें फिर एक बार फिर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त बस रह गया, अन्य जो 2 निर्वाचन आयुक्त थे, मतलब ये जो 2 व्यक्ति थे, इनको बाहर कर दिया गया। इस बात से एस धनोवा साहब को बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जानता भी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एस धनोवा साहब को बहुत बुरा लगा और एस धनोवा साहब ने क्या किया, इस बात को लेके सरकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी कि सरकार द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है ये संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, ये आप हमें बताइए। अब जब एस धनोवा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट का जब रिजल्ट आया, 1993 तक उसका रिजल्ट आया, तो 1993 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो सरकार ने जो निर्णय लिया है ये गलत निर्णय लिया है, क्योंकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है और राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, क्योंकि वो उसके स्वविवेक का अधिकार है। अगर लगता है उसे कि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करना चाहिए तो वो कर सकता है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय की बदौलत एक बार फिर से 1 अक्टूबर 1993 को फिर 2 अन्य लोगों की नियुक्ति की गई और एक बार फिर से हमारा निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय बन गया।
एक बार फिर से समझिए, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। गठन करने के दौरान इसमें केवल एक ही सदस्य था जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते थे। उस समय सुकुमार सेन जी को इसका निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग जो था वो केवल एक सदस्य ही था, परंतु 9वीं लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की संरचना में परिवर्तन करते हुए 2 अन्य लोगों की नियुक्ति की, जिसमें से एक थे एस धनोवा और एक थे वी.एस. सहगल। ये 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई 16 अक्टूबर 1989 को भारत के निर्वाचन आयोग में, जिसे अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा गया। 1989 में जब 2 अन्य लोगों की नियुक्ति की गई तब पूरे देश में इसके लेके थोड़ी सी आलोचना हुई। सरकार के इस निर्णय का विरोध किया गया। लोगों ने कहा कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो पुनः एक बार जब सरकार में फेरबदल हुआ, राष्ट्रीय मोर्चा की जब सरकार बनी, तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने एक बार फिर से निर्वाचन आयोग को एक सदस्यीय कर दिया। जो 2 अन्य लोग नियुक्त किए गए थे उनको नियुक्ति से बाहर करके एक बार फिर से निर्वाचन आयोग को एक सदस्यीय संस्था कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से अगर चाहे तो वो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है और जितनी संख्या में चाहे उतनी संख्या में कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि केवल 2 ही कर सकता है। वो समय समय पे निर्धारित किया जा सकता है और वो समय समय पे निर्धारित करने का अधिकार भी केवल राष्ट्रपति के पास ही है। और राष्ट्रपति जब चाहे अगर उसे लगता है कि निर्वाचन आयोग में अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करना चाहिए तो वो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को थोड़ा सा मानते हुए एक बार फिर से 1 अक्टूबर 1993 को निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बना दिया गया। बहुसदस्यीय बनते ही निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो हो गई 3 और वर्तमान में भी हमारे निर्वाचन आयोग में 3 सदस्यीय लोग हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। जब एक अध्यादेश के माध्यम से ये जारी किया गया कि एक बार फिर से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होना चाहिए, तो इसी को फिर संसद द्वारा एक क्या किया गया, अधिनियम बना दिया गया। अधिनियम इसलिए बना दिया गया ताकि बार बार इसमें कोई फेरबदल ना किया जाए, एक प्रकार का वो कानून बन जाएगा जिससे ये बार बार ये दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि फिर एक बार कोई नई सरकार आए सत्ता में और वो फिर से एक बार इसको एक सदस्यीय कर दे, इस कारण से इसको एक अधिनियम बना दिया गया। तो जो 1 अक्टूबर 1993 को जो अध्यादेश पारित किया गया था, उस अध्यादेश को कानून बनाते हुए एक कानून बना दिया गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993। इस अधिनियम में बराबर स्पष्ट प्रावधान कर दिए कि अब जो निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी, उनकी सेवा शर्तें होंगी, वो कैसी होंगी, ये सब निर्धारित करने का कार्य तो संसद के पास होता ही है, ये तो आपको पता ही है। कोई भी अगर निर्वाचन आयोग में कोई भी चेंजेस अगर करना होगा तो कौन करेगा, वो केवल और केवल संसद ही करती है। तो संसद ने इसी अध्यादेश को एक कानून बना दिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993 के रूप में। और उस अधिनियम में 2 अन्य प्रावधान भी किए गए। क्या क्या प्रावधान किए गए? एक तो निर्वाचन आयोग की संरचना, कि निर्वाचन आयोग में एक सदस्य, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त तो रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके पास वे सभी अधिकार होंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास होंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है ये अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों के बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि इसके पास ज़्यादा पावर है या इनके पास कम पावर है, ऐसा नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास जितने अधिकार होंगे, जितनी उसकी पावर होगी, उतनी ही पावर अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास होगी। अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी वे सभी अधिकार होंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास होंगे। और आपको बता दूं मैं कि जितनी भी इनकी सेवा शर्तें हैं सब समान है, बराबर है, कोई अलग अलग नहीं है। इसके साथ एक और बात उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी मुद्दे पे आपको कोई निर्णय लेना होगा
जैसे किसी भी राज्य में आपको चुनाव कराने हैं नहीं कराने हैं, तो इसका निर्णय मान चलो ये 3 लोग ले रहे हैं, 1, 2 और 3, ये 3 लोग निर्णय ले रहे हैं। तो इन तीनों को बहुमत के आधार पर ही निर्णय लेना होगा। ऐसा नहीं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मना कर दिया तो अन्य निर्वाचन आयुक्त उसका विरोध नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 3 लोग हैं और 3 में बहुमत साबित करने के लिए उनको 2 लोगों की सहमति होना जरूरी है। हो सकता है उसमें से एक निर्वाचन आयुक्त विरोध में हो और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक निर्वाचन आयुक्त समर्थक हो, या हो सकता है ये दोनों चाहते हों पर ये नहीं चाहता हो। तो बहुमत के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993 में एक प्रावधान ये भी किया गया कि अब जो भी निर्णय लिए जाएंगे निर्वाचन आयोग में, उन निर्वाचन आयोग के निर्णय में बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। इनके बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा और इन लोगों के जो अधिकार होंगे वो समान होंगे। ये सारी बातें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 1993 के अधिनियम में कहा गया। अब जब उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN सेशन साहब थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी इस वर्तमान कंडीशन में TN सेशन थे। TN सेशन को इस चीज़ से बड़ा धक्का लगा और उन्होंने कहा कि यार 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त मेरे बराबर कैसे हो सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो अलग रहना चाहिए और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को तो अलग रहना चाहिए। परंतु इसमें तो ये प्रावधान किया गया है कि दोनों निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर ही हैं, उनके पास अधिकार भी बराबर है। तो TN सेशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इसी अधिनियम को लेके एक बार फिर याचिका दायर कर दी और चुनौती दे दी इसको 1993 के अधिनियम को। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से निर्णय देते हुए कहा कि भैया मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, इन सभी की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार जो है वो संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ही तय किया जाता है। और ये जो अधिकार तय किए गए हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा तय किए गए हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। राष्ट्रपति ने जो कहा है वो एकदम सही कहा है, क्योंकि किसी भी निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें हों चाहे उसकी पदावधि हो, इन सबको निर्धारित करने का जो काम होता है वो राष्ट्रपति का काम होता है। और राष्ट्रपति इसी संदर्भ में संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए ये निर्णय लेता है। तो TN सेशन द्वारा जो दायर याचिका थी उसको भी निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। और तब से 1993 से आज भी हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय है, 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। उनके अधिकार समान हैं। आज भी वो कोई निर्णय लेंगे तो वो बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे। अकेला कोई व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, उसे बहुमत के आधार पर ही निर्णय लेना पड़ता है। ये है अनुच्छेद 324(2) की बात और ये है पूरा निर्वाचन आयोग का इतिहास, जो अगर आपको समझ में आया होगा तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस समय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया, या निम्न में से कौन सा व्यक्ति पहली बार में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था या नहीं किया गया था। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, SS धनोबा और BS सहगल, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने देखा अनुच्छेद 324(2) के बारे में। अनुच्छेद 324(2) में हमने देखा कि भैया भारत के जो निर्वाचन आयोग होगा उसमें कौन कौन व्यक्ति होंगे। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पे की जा सकती है। और याद रखना, संविधान में जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जैसे आज हमारे भारत का निर्वाचन आयोग में कितने लोग हैं, टोटल 3 हैं, जिसमें से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो ये जो 2 संख्या है ये निर्धारित नहीं है, ये निर्धारित नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में ये 3 भी हो जाए या 1 भी हो जाए। इसको कम ज़्यादा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है और संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए ही राष्ट्रपति ऐसा कार्य कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हमने अनुच्छेद 324(2) में देखी। अनुच्छेद 324(2) के अंदर ही एक बात और कही गई है कि भैया मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, इन सब की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो नियुक्ति के बारे में पूछ सकता है आपसे। अनुच्छेद 324(2) में नियुक्ति के बारे में भी बताया गया है
प्लस संरचना के बारे में भी बताया गया है। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अनुच्छेद 324(2) में राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की संरचना जो है उसके बारे में आपको बताया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 324(3), ठीक है। एक एक अनुच्छेद को समझना है, निर्वाचन आयोग खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपको ज़्यादा इसमें समझने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। 324(3) की अब हम बात करते हैं, ठीक है। अभी हमने 324(2) में देखा कि हमारा जो निर्वाचन आयोग होगा उसमें 2:1 का नियम चल रहा है, मतलब 2 अन्य निर्वाचन इलेक्शन कमीशन होंगे और एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक। और ये हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। अनुच्छेद 324(3) कहता है कि जब कभी भी निर्वाचन आयोग में ऐसी सिचुएशन में अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 324(3) कहता है कि जब कभी भी निर्वाचन आयोग में अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है या और भी अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, ऐसी परिस्थिति में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा। क्या होगा? अध्यक्ष होगा। कैसी परिस्थिति में? देखिए, एक परिस्थिति तो आपने देखा कि निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य है, तो वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और वही अध्यक्ष ही है। परंतु अगर बहुसदस्यीय हो गए, टोटल 3 लोग हो गए हैं, तो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन कहलाएगा? तो ऐसी स्थिति में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वही निर्वाचन आयोग का क्या कहलाएगा? अध्यक्ष कहलाएगा। तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 224(3) में दिया गया है। जब अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, ऐसी स्थिति में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वही निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 324(2) ये बात कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 324(4) देखिए अब, ठीक है। अनुच्छेद 324(3) में देखा हमने किसकी बात हुई? यहाँ पे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की बात हुई। अब देखिए अनुच्छेद 324(4). अनुच्छेद 324(4) में बताया गया है प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों के बारे में। प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों के बारे में, प्रादेशिक इलेक्शन कमीशन के बारे में। क्या होते हैं प्रादेशिक चुनाव आयुक्त? समझिए, जब कभी भी आपके यहाँ पे चुनाव होते हैं या राष्ट्रपति का जब कभी भी लोकसभा के चुनाव होंगे या जब कभी भी विधानसभा के चुनाव होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है निर्वाचन आयोग को उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी अन्य लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस समय चुनाव के दौरान में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। और वर्कलोड को कम करने के लिए, अपने मस्तिष्क की टेंशन को कम करने के लिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि ऐसी स्थिति में जब कभी भी देश में चुनाव होंगे तो चुनाव की स्थिति के पहले राष्ट्रपति कुछ अन्य प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जो कि निर्वाचन आयोग की सहायता करेंगे। आपके घर घर में जो लोग मतदाता सूची तैयार करने के लिए आते हैं, आपने देखा होगा, उसमें से एक व्यक्ति प्रादेशिक चुनाव आयुक्त का होता है, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त होता है, निर्वाचन आयोग का व्यक्ति होता है। और इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। परंतु ये तब करेगा जब निर्वाचन आयोग को इसकी आवश्यकता हो, निर्वाचन आयोग के परामर्श से। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने किसी भी व्यक्ति को उठाया और किसी को भी जाके प्रादेशिक चुनाव आयुक्त बना दिया, ऐसा नहीं होता। चुनाव आयोग के परामर्श से ही जिन लोगों को चुनाव आयोग कहेगा कि भैया हाँ इसको आप मेरे को पहुंचा दो प्रादेशिक चुनाव आयुक्त के रूप में, इसको पहुंचा दो, इसको पहुंचा दो, तो चुनाव आयोग के साथ, चुनाव आयोग के परामर्श से ही, चुनाव आयोग के साथ परामर्श करने के बाद, थोड़ा सा विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रपति अन्य प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए। और ये निर्वाचन आयोग की सहायता कब करते हैं? जब चुनाव होने वाले होते हैं। तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी कब होती है? चुनाव के पहले। जब कभी भी चुनाव होने वाले होते हैं उस समय राष्ट्रपति कुछ अन्य प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है।
अनुच्छेद 324(4). प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके परामर्श में करेगा? भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के जो उसके परामर्श में, उसकी सिफारिश पर ही अन्य प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है। अब देखिए अनुच्छेद 324(5). अनुच्छेद 324(5) कहता है कि अभी हमने देखा कि हमारे निर्वाचन आयोग में एक मुख्य इलेक्शन कमीशन हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, कुछ प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हो गए। ये सारे के सारे निर्वाचन आयुक्त हमारे भारत के निर्वाचन आयोग में हो गए। ठीक है, अब इनकी क्या सेवा शर्तें होंगी, इनको क्या सैलरी दिया जाएगा, कितने साल के लिए ये नियुक्त होंगे, क्या काम रहेगा इनका, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब कौन बताएगा? इसलिए अनुच्छेद 324(5) में ये कहा गया है कि भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा या अन्य निर्वाचन आयुक्त होगा या जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होंगे, इन सब की सेवा शर्तें, इन सब की पद अवधि क्या करेगा, कौन निर्धारित करेगा? भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। सेवा शर्तें, पद अवधि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, चाहे वो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, चाहे प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हो, इन सब की जो भी सेवा शर्तें होंगी, इन सब का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि संसद ने पहले ही कोई ना कोई निर्वाचन से संबंधित कोई ना कोई नियम बनाया होगा। और हम ये जानते हैं कि निर्वाचन आयोग से संबंधित निर्वाचन को लेके कोई भी नियम कानून अगर बनाना होगा तो वो भारत की संसद बनाती है। संसद ने एक कोई ना कोई कानून बनाया होगा निर्वाचन आयोग के लोगों को लेके कि उनकी नियुक्ति में कितनी सेवा शर्तें रखें, क्या करें, क्या नहीं करें। इन सारी चीज़ों को देख के समझने के बाद राष्ट्रपति इन सभी की नियुक्ति करता है, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, चाहे वो अन्य निर्वाचन आयुक्त हों, चाहे वो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हों। क्लियर है यहाँ तक? तो अनुच्छेद 324(5) हमें ये कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त और जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हैं, इन सभी की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के अधीन रहते हुए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब आती है बात, जब इनकी नियुक्ति हो गई और अगर हमें किसी दिन इनको हटाना हुआ, इनको पदमुक्त करना हुआ, तब क्या करेंगे? संविधान में सिर्फ यही एक प्रावधान समझ में आया जिसके कारण से निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था हुई, क्योंकि कोई सरकार, कोई भी व्यक्ति इनको इतनी आसानी से अलग नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है, छोटी मोटी भी नहीं, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 305 में ही कहा गया है, इसमें देखिए यहाँ पे कहा गया है सेवा शर्तें, अनुच्छेद 305 में सेवा शर्तें प्लस पदमुक्त, पदमुक्त करना, हटाना। अब किसी भी निर्वाचन आयुक्त को आप कैसे अलग करोगे, ये देखिए। संविधान का अनुच्छेद 324(5) कहता है कि अगर जब कभी भी आपको, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर आपको अलग करना है, उसके पद से मुक्त करना होगा, तो उसे उसी आधार पे हटाया जाएगा जिस आधार पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए केवल और केवल दो ही आधार हो सकते हैं, या तो वो साबित कदाचार होना चाहिए, या उसका आचरण भ्रष्ट होना चाहिए, या वो व्यक्ति असमर्थ घोषित हो जाए, तब ही आप उसको हटा सकते हो। और हटाने के लिए भी ऐसे वैसे नहीं, उसके लिए आपको संसद में एक विशेष बहुमत पारित कराना पड़ेगा। 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोग में से कम 67 लोग इस पक्ष में वोट डालेंगे कि हमको इसको हटाना है, तब जाके वो उस माध्यम से हट सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उसी रीति के आधार पर ही हटाया जा सकता है जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को असमर्थता के आधार पे, साबित कदाचार के आधार पे, या फिर उसके आधार पे हटाया जा सकता है, असमर्थता के आधार पे या फिर साबित कदाचार के आधार पे।
तो ये इतनी सारी बातें हैं। अगर निर्वाचन आयुक्त को आपको अलग करना होगा तो उसको वैसे ही हटाना पड़ेगा जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 324(5) में। इसके अलावा अब आपने बोला कि सर ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात तो बता दी आपने, इनको अगर हटाना होगा तो इनको हटाने के लिए इतना पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा। इनको अगर हटाना होगा अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, सिफारिश पे राष्ट्रपति क्या करेगा, इन लोगों को हटा सकता है। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहे और राष्ट्रपति दोनों मिलकर विचार विमर्श करें कि यार अब इनको अलग कर देना चाहिए, तो बगैर कोई विशेष बहुमत या संसद वंसद का कोई लोचा नहीं है इसमें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त कर सकता है। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर अलग करना होगा तो विशेष बहुमत के माध्यम से उसी रीति से इसे हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, और इसको पद मुक्त करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होगा। ठीक है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, पदमुक्त भी राष्ट्रपति करेगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को अगर अलग करना होगा तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पे राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त कर सकता है। और जब अगर इन्हें लगा कि हमको अब नहीं रहना है, हमको त्यागपत्र देना चाहिए, तो ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अनुच्छेद 324(5) में आप देखेंगे सभी निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के माध्यम से। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पे हटाया जाएगा जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल 2 ही आधार पे हटा सकते हैं आप, एक तो असमर्थता के आधार पे या साबित कदाचार के आधार पे, दुराचरण के आधार पे। अगर हम अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो इसे निर्वाचन आयोग जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी सिफारिश पे या उसके परामर्श से हम इनको हटा सकते हैं। हम नहीं हटाएंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा इन अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है। और अगर इन्हें लगता है कि हमको त्यागपत्र देना चाहिए तो ये राष्ट्रपति को अपना लिखित त्यागपत्र भी दे सकते हैं। इतनी बड़ी लचांट है निर्वाचन आयुक्तों को लेके। ठीक है, अनुच्छेद 325(5). अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 324(6) की, ठीक है, अब ये लास्ट अनुच्छेद बचा हुआ है आपका 324(6). क्या कहता है अनुच्छेद 324(6)? राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के पास ये अधिकार होगा कि जब कभी भी निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के लिए, उसके ऑफिस के लिए कोई कर्मचारी की आवश्यकता होगी, किसी अधिकारी की आवश्यकता होगी, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल उसे समय समय पे ऐसे अधिकारियों को प्रोवाइड कराएंगे, उनके पास ऐसे ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। कुल मिला के ये है कि इतना बड़ा एक ऑफिस है निर्वाचन आयोग का, उसमें 100 लोग हैं, परंतु निर्वाचन आने वाले हैं तो उसमें कार्यालय में उसमें उनको काम करने के लिए कुछ अधिकारियों की, कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। उन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए करने के लिए क्या करेगा? निर्वाचन आयोग कहेगा राष्ट्रपति को और राज्य निर्वाचन आयोग कहेगा राज्यपाल को। वो समय समय पे ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पे कराएंगे अनुच्छेद 324(6) में। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने इम्पॉर्टेंट आपके ये 5 अनुच्छेद हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुए आपके अनुच्छेद 324(1) से लेके अनुच्छेद 324(6) तक। अब हम इसकी बात करेंगे, हम इसकी पद अवधि की बात करेंगे कि कितने साल तक एक निर्वाचन आयुक्त अपने पद पे रह सकता है और कितने वर्ष तक एक अन्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पे रह सकता है। ये सारी अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब इनकी पदअवधि की अगर हम बात करें, कितने कार्यकाल तक इनका कार्य रहता है। ठीक है, कार्यकाल ये सब निर्धारित करने का काम किसका रहता है? आपको पता है, संसद के अंदर का ये सब नियम कानून पहले ही पारित किए जा चुके हैं कि कौन सा निर्वाचन आयोग कितने साल तक रहेगा। ये सब संसद ने पहले ही तय कर दिया है। ठीक है, इसलिए इसको लेके सवाल नहीं होना चाहिए। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो हमारे पास हमने देखा कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और एक अन्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, ऐसे दो प्रकार के लोग हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है वो किया गया है 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो। और अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो यह भी 6 वर्ष तक अपने पद पे रहेगा, परंतु 62 वर्ष तक की उम्र तक ये काम कर सकता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जैसे मान के चलो 63 साल का है, ठीक, कितने साल का है, 63 साल का, और उसको हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिए। कायदे से तो उसको 6 साल तक काम में रखना था, 63 और 6, जैसे किसी व्यक्ति को हमने 63 साल की उम्र में नियुक्त किए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, तो कायदे से इसको 68 साल तक काम करना चाहिए था। परंतु ये क्या होगा, 65 वर्ष की उम्र में ही क्या हो जाएगा, ये पद मुक्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया 63 प्लस 2 साल बाद ये क्या हो जाएगा, ये तो 65 साल का हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है, वो या तो 6 वर्ष का होना चाहिए या तो 65 वर्ष तक का उम्र तक होना चाहिए। जो भी पहले हो जाएगा उसके बाद उसको पदमुक्त कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में ये 65 वर्ष का हो गया, इसलिए इसको पदमुक्त कर दिया जाएगा 2 साल के बाद। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे किसी की हमने 57 वर्ष की उम्र में हमने क्या किया, इसको नियुक्त किया मुख्य निर्वाचन आयोग की उसमें, अब इसको अगर कार्यकाल देखा जाएगा तो 6 साल तक ये काम करेगा, तो 57 और 6 कितना हुआ, 63 साल तक ही रहा, तो 63 साल के बाद ही क्या हो जाएगा, पदमुक्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका कार्यकाल रहता है। तो ये जो कार्यकाल है इनका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होगा वो होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, इनमें से जो भी पहले होगा, या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होगा वो होगा 62 वर्ष की उम्र तक, 62 वर्ष की उम्र तक, या तो फिर वो 6 वर्ष तक, वो भी 6 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, और ये पदमुक्त अगर इनको होना होगा, त्यागपत्र अगर देना होता है तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। हमने देखा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल साबित कदाचार और दुराचरण की रीति के आधार पे ही, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अलग किया जाता है वैसे ही इनको अलग किया जाएगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों का, अच्छा प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की भी यही सिचुएशन होती है, क्योंकि वो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, समय समय पे राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। ठीक है, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पे हम इनको पदमुक्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इनको पदमुक्त किया जा सकता है, और समय समय पे ये अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। ये कुछ बातें हुई इनकी। अब अगर हम निर्वाचन आयोग के कार्य की बात करें कि निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है, तो सबसे पहला कार्य अगर निर्वाचन आयोग का देखा जाएगा तो निर्वाचन आयोग का कार्य जो होगा वो होगा सबसे पहले मतदाता सूची बनाना। मतदाता सूची बनाने का काम भी किसका होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। जब कभी भी चुनाव होगा तो निर्वाचन आयोग के बहुत सारे अधिकारी लोग क्या होंगे, जनगणना होती है, आपने देखा होगा, जनगणना के आधार पर पता चलेगा कि किस घर में 18 वर्ष के व्यक्ति हैं, जो आपको पता होगा कि कौन व्यक्ति निर्वाचन कर सकता है, कौन व्यक्ति मतदान दे सकता है, ये सारी बातें आप पहले भी जान चुके हैं। तो मतदाता सूची को अपडेट करने का काम, मतदाता सूची बनाने का काम निर्वाचन आयोग का है। इसके अलावा भी आप देखेंगे जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र मतलब कितने क्षेत्र में निर्वाचन किया जाएगा, कितने क्षेत्र में एक विधायक होगा, कितने क्षेत्र में एक एमएलए होगा, कितने क्षेत्र में एक सांसद होगा। तो क्षेत्रों का, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का काम भी क्या होता है, निर्वाचन आयोग का ही होता है। क्या होता है इसके अलावा, एक काम हो गया मतदाता सूची का, एक काम होता है परिसीमन करने का काम। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का कार्य भी किसका होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास की अगर हम बात करें तो शुरुआत में क्या हुआ था, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत एक अध्यादेश के माध्यम से सबसे शुरुआत में जब 1952 के चुनाव हुए तो उसका परिसीमन किया गया था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत। परंतु ये व्यवस्था लोगों को पसंद नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें इसमें रह गई। तो फिर निर्णय लिया गया कि एक काम करते हैं, एक अलग से कोई आयोग बनाते हैं जो कि केवल और केवल निर्वाचन के क्षेत्रों का परिसीमन करे,
उसके एरिया का सीमांकन करे और हमें पता चले कि इस क्षेत्र के अंदर इतने इतने मतदाता होंगे और इन मतदाताओं के बीच में एक कोई प्रतिनिधित्व तय होगा। जैसे अभी हमारे यहाँ 10 लाख के अंदर एक किसी व्यक्ति को निर्वाचन लड़ने का अधिकार होता है सांसद के लिए। ये सब किसने तय किया है? परिसीमन ने तय किया है। इसी आधार पे आप देखेंगे तो एक बनाया गया परिसीमन आयोग। क्या बनाया गया? परिसीमन आयोग। इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है। अगर निर्वाचन आयुक्त चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को भी इसका अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। इसी आधार पर परिसीमन आयोग 1952 बनाया गया। 1952 में परिसीमन आयोग बनाया गया और परिसीमन आयोग का काम ही यही था कि वो समय समय पे हर 10 वर्ष की जनगणना के पहले, जब जनगणना होने वाली हो, 10 वर्ष की जनगणना कर, जैसे अभी जनगणना होगी और जनगणना होने के बाद फिर एक बार क्या होगा, क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। तो हर 10 वर्ष की जनगणना के बाद, पहले मैंने कहा होगा, हर 10 वर्ष की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का ये कार्य होता है कि वो क्या करे, एक परिसीमन करे निर्वाचन क्षेत्रों का और निर्धारित करे कि यहाँ पे कितने मतदाता के बीच में कितने लोग लड़ सकते हैं। ये काम होता है परिसीमन का। इसी आधार पे हमने देखा 1952 में परिसीमन आयोग बैठा, 1963 में परिसीमन आयोग बैठा, 1973 में परिसीमन आयोग बैठा। इसके अलावा हमने देखेंगे तो सन 2002 में भी हमारे यहाँ परिसीमन आयोग बैठा। अभी तक जितने भी परिसीमन आयोग बैठे हैं उनमें आप देखेंगे तो 4 परिसीमन आयोग हमारे यहाँ बैठे हैं। उसके बाद से परिसीमन आयोग बैठे ही नहीं, क्योंकि ये जो 2000 का जो परिसीमन हुआ इसमें यह तय किया गया था कि 2002 में जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं ये 2026 तक के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। अब जब भी परिसीमन आयोग बैठेगा 2026 के बाद ही बैठेगा। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है, ये हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये है परिसीमन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का कार्य भी है क्या है? परिसीमन करना। परिसीमन आयोग भी निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही आता है। परिसीमन आयोग का अगर अध्यक्ष पूछ ले तो निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होगा वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा निर्वाचन आयोग का काम क्या होगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह देने का काम भी निर्वाचन आयोग का होता है। इसके अलावा क्या होगा, चुनाव चिन्हों से संबंधित कोई अगर विवाद होता है तो भी उसका निर्धारण कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करेगा कि चुनाव चिन्ह को लेके अगर कोई भी विवाद अगर हो जाए तो उस पर डिसीजन देने का काम किसका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी दल होते हैं जिनको क्षेत्रीय दल होते हैं, कुछ राज्य दल होते हैं, कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं। आपने देखा होगा कोई नेशनल पार्टी होती है, कोई स्टेट पार्टी होती है, सब अलग अलग पार्टी होती है। तो कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी रहेगी, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दल रहेगा, कौन सी पार्टी राज्य स्तरीय दल रहेगा, ये सब निर्धारित करने का काम भी भारत के निर्वाचन आयोग का ही है। ठीक है, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का काम, उसको राज्य स्तर की पार्टी बनाने का काम, ये सब काम भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। इसकी अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन सकती है, कौन सी पार्टी राज्य स्तर की पार्टी बन सकती है। ये सारी की सारी बातें पॉलिटी के सेक्शन में पढ़ेंगे हम, जब हम दलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के पढ़ेंगे, 55 को पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे, तब उसमें हम देखेंगे। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो निर्वाचन आयोग के जो काम हैं उसमें मतदाता सूची को तैयार करने का काम होता है। और आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार चलता है। अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में शामिल होने से मना नहीं किया जा सकता और ना ही कोई व्यक्ति इनमें से किसी आधार पर दावा कर सकता है कि उसे निर्वाचन नामावली में शामिल किया जाए। ये सब आप जानते हैं। मतदाता सूची तैयार करने का काम निर्वाचन आयोग का होता है। परिसीमन आयोग का काम करता है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना ही निर्वाचन आयोग का कार्य है। और परिसीमन आयोग द्वारा दिया गया निर्णय, याद रखना, ये बात ध्यान रखना कि परिसीमन आयोग ने एक बार जो निर्णय दे दिया कि भैया इतने ही क्षेत्र में इतने लोगों का मतदाता के बीच में इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो उसके निर्णय को आप कहीं पे भी चुनौती नहीं दे सकते। एवं सुप्रीम कोर्ट में भी आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। जो निर्णय परिसीमन ने तय कर दिया मतलब वो तय कर दिया। तभी तो देखिए ना, 2002 में निर्णय दिया था, 2026 तक के लिए कहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में जाके बोले कि भैया हमारा फिर से एक बार परिसीमन करो। जो निर्णय परिसीमन आयोग ने एक बार दे दिया, उस निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में चुनौती आप नहीं दे सकते। ये संविधान में लिखा हुआ है बराबर।
परिसीमन के बारे में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। और इसके साथ ही जो उसके निर्णय को अगर आप संसद के पटल में रखते हो तो उस पटल में भी उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। जैसे परिसीमन आयोग की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में चर्चा करने के लिए संसद में रिपोर्ट गई, उस रिपोर्ट में जो लिखा है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, उसको मानना ही पड़ेगा आपको, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि परिसीमन आयोग के बारे में आप अगर जानना चाहोगे तो परिसीमन आयोग सबसे ताकतवर संस्था कहलाने लगती है एक समय जब वो परिसीमन करती है, क्योंकि उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में न किसी भी न्यायालय में आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते, उसको चुनौती नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चुनाव चिन्ह देने का काम भी किसका होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। और चुनाव चिन्ह से संबंधित जितने भी विवाद होंगे उनका निपटारा करने का काम भी किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए आप, अगर आप चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत नहीं हैं चुनाव चिन्ह के लिए तो आप उसको चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, ये है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे कार्य हैं कि भैया स्वतंत्र पूर्वक आपको चुनाव कराना होगा, है ना, चुनाव की व्यवस्था कराना होगा, चुनाव के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना होगा, मतदाताओं को बताना होगा कि चुनाव कैसे दें, ये सारी चीज़ें चुनाव के अंतर्गत की गई है। ठीक, तो ये है आपके भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, जिसके अंदर ये सारी पूरी जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव आयोग क्या करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कौन सी पार्टी होंगी, ये सब बातें बताने का काम किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है। इसके अलावा एक काम और होता है चुनाव आयोग का, वो होता है आदर्श चुनाव संहिता का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपने देखा होगा ना, चुनाव के पहले क्या लगती है, चुनाव संहिता लगती है, चुनाव संहिता लग गई बोलते हैं। तो वो चुनाव संहिता लगाने का काम भी कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव संहिता का मतलब ये होता है कि निर्वाचन होने से पहले चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम जारी किए जाते हैं। अगर उन नियमों का उल्लंघन प्रतिनिधियों के द्वारा, अगर जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके द्वारा अगर उसका उल्लंघन किया जाएगा तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। तो वो चुनाव आयोग द्वारा जारी जो नियम कानून होते हैं, जिसको चुनाव के पहले और चुनाव के निर्णय आने तक अगर हम देखें तो वो जारी रहती है, तब तक कोई भी नेता, कोई भी ये जो लड़ने वाले होते हैं चुनाव, वो ऐसी कोई भी घोषणा नहीं कर सकते जिससे मतदाताओं में प्रभाव पड़े और मत प्रभावित हो। उसको कहा जाता है क्या, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब चुनाव संहिता। ठीक है, तो ये सारी बातें थी चुनाव आयोग की लेके।